नमस्कार, राज्यसभा टेलीविजन के कार्यक्रम मीडिया मंथन में आपका स्वागत है। मैं हूं उर्मिलेश। 5 राज्यों के चुनावी शोर में न्यायपालिका से आए कुछ बड़े फैसले और उनसे जुड़े घटनाक्रम गंभीर विमर्श का हिस्सा नहीं बन सके। वे सुर्खियों में तो रहे, पर हमारी राष्ट्रीय या सामूहिक चिंता का विषय नहीं बने। एक बड़ा फैसला है 2005 के दिल्ली सीरियल ब्लास्ट के आरोपियों की रिहाई। इनमें 2 को तो अदालत ने पूरी तरह बेगुनाह पाया और अभियुक्त के रूप में 11 साल जेल में रहने के बाद उन्हें रिहा किया। जेल से निकलने के बाद उन्होंने जांच पड़ताल के दौरान पुलिस और जांच एजेंसियों के टॉर्चर के जो ब्यौरे दिए हैं वे रोंगटे खड़े करते हैं। दूसरी घटना है गाजियाबाद के भोजपुर थाने की पुलिस के फर्जी मुठभेड़ कांड का अदालती फैसला, जिसमें कोर्ट ने दोषी करार 4 पुलिसकर्मियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। पता चला कि पुलिस वालों ने सिर्फ प्रमोशन पाने के लिए अब से 20 साल पहले 4 लोगों को मार डाला था। आज़ादी के 69 साल बाद भी अगर हमारी राजधानी और आसपास के इलाके में अपराध, पुलिस बर्बरता और न्याय दंड प्रक्रिया का ये हाल है, तो हम सुदूर के उन इलाकों के हाल की सहज ही कल्पना कर सकते हैं जहां उत्पीड़ितों और उत्पीड़कों के बीच समाज में तीखा विभाजन है और व्यवस्था उत्पीड़कों के पक्ष में साफ झुकी नजर आती है। दिल्ली के विश्वविद्यालय हों या गली मोहल्ले, यहां भी इसकी झलक समय समय पर दिखती रहती है। पर हमारी व्यवस्था का संकट मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, यूपी, बंगाल, मणिपुर और अन्य राज्यों के सुदूर इलाकों में ज्यादा विकराल रूप में दिखता है। क्या मीडिया इस संकट को ठीक से देखता है? क्या वो इसके वास्तविक परिप्रेक्ष्य में इसको रिपोर्ट और व्याख्यायित कर पा रहा है? मीडिया मंथन में आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे अपने 4 खास मेहमानों से। हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर रिजवान कैसर, जामिया मिलिया विश्वविद्यालय में हैं। हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार और न्यूज लॉन्ड्री की सलाहकार संपादक विराज स्वैन, और हमारे साथ हैं क्राइम अपराध जगत की तमाम खबरों को कवर करने वाले वरिष्ठ टीवी पत्रकार अवतांश चित्रांश और मोहम्मद आमिर, मानवाधिकार कार्यकर्ता। आप चारों का स्टूडियो में स्वागत है। शुरुआत हम करते हैं विराज आपसे। हमारा ये कहना है कि जो कुछ आपने रिपोर्ट देखी, इस दोनों घटनाक्रमों के कॉन्टेक्स्ट में मैं पूछ रहा हूँ, क्या आपको लगता है कि इतना वक्त लगा, 20 साल, 11 साल, 14 साल तक लगातार अभियुक्त के रूप में जेल में रह चुके मोहम्मद आमिर हमारे पास मौजूद हैं। उन्होंने अपनी किताब में भी इन चीज़ों का खुलासा किया। पूरी तरह निर्दोष पाया गया था। ये जो चीज़ें हैं, अदालत सब कुछ करती है इतने वर्ष बाद, कई बार नहीं भी कर पाती है, खासकर गवाह, साक्ष्य अगर नहीं ठीक से मिले। हमारा कहना है कि मीडिया क्या करता है? हमारा यही सवाल है आपसे। तो 2 चीज़ें। पहले कि भारत ह्यूमन राइट्स वॉच ने पिछले साल रिपोर्ट किया था दिसंबर में कि भारत उन देशों में से है जहां पे सबसे ज़्यादा कस्टोडियल किलिंग होती है। पुलिस अपने कस्टडी में, मतलब राष्ट्र के छत्र छाया में जो लोग हैं उनकी किलिंग होती है, और उनके ऊपर पिछले 2010 से 2015 तक में कोई भी एक्शन नहीं हुआ है। पहला चीज़। दूसरा चीज़ है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने 2012 में एक सर्वे किया था कि सबसे जो विश्वसनीयता सबसे कम अगर किसी प्रोफेशन में है वो पुलिस के प्रति है, सबसे करप्ट और क्रिमिनलाइज्ड लोगों के परसेप्शन में है। ठीक है, लेकिन भारत वो भी देश है जो यहाँ पे इवन राजनीतिक पत्रकारिता जानलेवा बनती जा रही है। आपने कई बार डिस्कस किया है कि इम्प्यूनिटी इंडेक्स के हिसाब से वो 14 देश जहाँ पे युद्ध पत्रकारिता नहीं, राजनीतिक पत्रकारिता जानलेवा बन रही है, भारत उनमें से है। एरिट्रिया, सोमालिया जैसे देशों के साथ। के साहिना ने जब अब्दुल नसीर मदनी का केस को रिपोर्ट किया और पुलिस ने जिस बर्बरता से जर्नलिस्ट को अटैक किया, जर्नलिस्ट को टारगेट किया, वो दिखाता है पुलिस में किस तरह का कल्चर ऑफ इम्प्यूनिटी है। एक तो न्यूज रूम में पूर्वाग्रह है, कॉर्पोरेट। छत्तीसगढ़ में हम देख रहे हैं पत्रकारों के मामले में भोपाल का जेल ब्रेक हुआ, छत्तीसगढ़ का पत्रकार, बस्तर के पत्रकारों, 4 पत्रकार जेल में रहे हैं, जिसमें एक अभी भी है। बिल्कुल जी। तो एक तो न्यूज रूम, हम न्यूज रूम को दोष दे सकते हैं कि न्यूज रूम की एलिटिज्म है या फिर उनके पूर्वाग्रह हैं, कॉर्पोरेटाइज मीडिया है, लेकिन जो पत्रकार सही में रिपोर्ट करना चाहते हैं उनके साथ
जो पुलिस के प्रेस रिलीज को की स्टेनोग्राफी नहीं करना चाहते हैं, उनके साथ पुलिस क्या करती है और राष्ट्र उनके साथ कैसे खड़ा होता है। पर उर्मिलेश जी, इसमें मैं समाज का भी दोष पाती हूँ। मुझे लगता है ये नेशनल सिक्योरिटी और सिविल लिबर्टीज का जो खोखला बाइनरी है, वो भी हमें इस तरह के बर्बरता को सहने के लिए मजबूर कर रहा, माहौल बन रहा है ये बर्बरता को सहने के लिए। और तंश, मैं मानवाधिकार कार्यकर्ता आमिर और प्रोफेसर रिजवान कैसर की तरफ आऊं। इसके पहले मैं चाहता हूं कि आप दोनों पत्रकार, विराज ने अपनी बात कही, आप लंबे समय तक अपराध की खबरों को टेलीविज़न, बड़े टेलीविज़न चैनलों पर कवर करते रहे हैं। आप आज तक में रहे हैं, इंडिया टीवी में रहे हैं। मैं ये समझना चाहता हूं, जो ये एक बात कह रही हैं कि अपराध की रिपोर्टिंग, चाहे अपराध किसी भी किस्म का हो, आतंकवाद जैसा गंभीरतम अपराध क्यों ना हो, क्या उसमें भी हम रिपोर्टर जो रिपोर्टिंग करते हैं अपराध की, क्या वो वाकई स्टेनोग्राफर जैसे हो गए हैं थाने के या पुलिस के? और जो इंडिपेंडेंटली इन्वेस्टिगेशन करना चाहते हैं, क्या उसके लिए वाकई हमारे यहाँ जगह नहीं है? वस्तु स्थिति क्या है, हम आपसे ईमानदारी से समझना चाहते हैं। नहीं, वस्तु स्थिति तो यही है कि समय की कमी और समय की जो चुनौती है वो टीवी रिपोर्टर्स के या प्रिंट और डिजिटल सबके साथ रहता है। तो जो वर्जन मिलते हैं, जो खबरें हम लोग को मिलती हैं, वो हम बताते हैं जो कि शुरुआती जांच के होते हैं। और ऐसा नहीं है, जो रिपोर्टर्स क्राइम के होते हैं उनके रिपोर्ट्स अगर आप देखें, उनको लाइव सुनते हैं, वो कहते हैं कि शुरुआती जांच में ऐसा लीड मिला। अब पुलिस को लीड मिलता है तो वो शेयर करती है रिपोर्टर से, जिसका जैसा सोर्स होता है वो लीड जो है हम उसको टीवी पे न्यूज़ में देते हैं। अब वो सोसाइटी में किस तरह से जा रहा है, सोसाइटी उसको कैसे ले रही है, उसके बाद 2 साल 3 साल लग जाते हैं चार्जशीट फ्रेम होने में। तो ये 2 साल नहीं, लेकिन एक माफ करना मुझे हस्तक्षेप के लिए, लेकिन जो पुलिस लीड देती है, जिसको आप कह रहे हैं कि हमने रिपोर्ट उसको किया, आमिर के बारे में क्या पुलिस ने लीड दिया था? मुझे याद है, यहाँ तो आमिर बैठे हैं, मुझे कहने की जरूरत नहीं है, हम सब ने पढ़ा है, सब ने देखा है। इवन छोड़िए आप आमिर की बात, ये तो एक आम नागरिक थे भारत के, इफ्तिकार गिलानी, देश के जाने माने पत्रकार, ब्यूरो चीफ, उनके बारे में लीड पुलिस की क्या थी? और देश के अच्छे प्रोफेशनल जो चैनल माने जाते हैं, देश के बेहतरीन चैनल, उनकी रिपोर्टर क्या रिपोर्ट कर रही थी? ये सब अपनी किताब में उन्होंने लिखा है, मुझे कहने की जरूरत नहीं है। तो ये जो लीड है, इसकी क्या पड़ताल होती है? क्या इसमें कोई इस पर क्या एक रिपोर्टर अपनी नजर डालता है? बिल्कुल इस पे गलत है, क्या है? रिपोर्टर उसको इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश करता है। वही, अब चूंकि एक जॉब भी है, एक काम भी है, हमको समय पे खबर भी देनी है, उसके बाद हमारी संस्था में हमको क्या और उसको किस तरह से इन्वेस्टिगेशन के लिए कहा जाता है, असाइनमेंट क्या मिलता है, ये सब भी चीज़ें होती हैं। और जहाँ जहाँ असाइनमेंट मिला है, क्राइम रिपोर्टर्स ने इन्वेस्टिगेट किया है कई सारी खबरों के। अभी जो भोपाल वाला जो मामला आया था, जो 8 सिमी के आतंकवादी जिनको कहा गया एनकाउंटर का था, उसमें इन्वेस्टिगेशन रिपोर्टर्स ने किया, ऐसा तो नहीं है कि नहीं किया। ये है कि पुलिस के लीड आतंकवादी घटनाओं में या जो कोई भी मर्डर केस हो, कोई भी इस तरह का केस होता है, तो उसमें लीड तो पुलिस से ही पहले मिलेगी। शुरुआती जांच तो वहीं से शुरू होगी ना, हम खबर वहीं से उठाएंगे। हाँ, इन्वेस्टिगेशन के लिए असाइनमेंट मिलता है, वो होता है। और जैसा भी विराज कह भी रही थी कि कई सारी स्टोरीज में इन्वेस्टिगेशन हुआ। छत्तीसगढ़ में बहुत सारे पत्रकार हैं जो इन्वेस्टिगेट करते हैं, लेकिन उनको सिक्योरिटी नहीं मिल पा रही है, जैसा कि आपने भी कहा। तो ये तो होता है। रिजवान, आप कैसे देखते हैं, एक समाजशास्त्री, एक इतिहासकार के तौर पे आपने कैसे देखा है इन चीज़ों को जो हम बात कर रहे हैं आज? 2-3 बातें बहुत खुल करके निकलती हैं। समाज, सियासत, व्यवस्था, पुलिस, इंटेलिजेंस और फिर एक विक्टिम, ये सारे एक बड़े नेटवर्क का हिस्सा बनते हैं और एक खुला खुला पैटर्न निकलने लगता है। जब भी कोई बड़ी आतंकवादी घटना होती है और अचानक से हम ये देखते हैं कि हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियां अलग एकदम से इंटेलिजेंट हो जाती हैं और फिर ये बताना शुरू कर देती हैं कि फ़लाने के तार फ़लाँ जगह से मिले, फ़लाने के तार फ़लाँ जगह से मिले। लेकिन अगर ये इतनी जानकारी उनको पहले से उपलब्ध थी तो फिर इस आतंकी घटना को होने से रोका क्यों नहीं गया? नंबर 1, पिछले 3 दशकों से और शायद 3 दशक से ज़्यादा एक आतंक का माहौल है देश में, इसे मानना पड़ेगा। इसकी शुरुआत पंजाब से हुई और अलग अलग जगहों पे पहुंची। कश्मीर का मामला बराबर बना रहता है, नॉर्थ ईस्ट का मामला बना रहता। तो हर हमेशा एक तरह का फियर साइकोसिस पूरे राष्ट्रीय स्तर पर पैदा कर दिया गया है कि पूरा का पूरा देश ख़तरे से घिरा हुआ है और इसका समाधान बहुत ही आयरन हैंड से स्टेट पावर का इस्तेमाल करने के शक्ल में हम इसको डील कर सकते हैं।
और उसके लिए ज़रूरी हो जाता है कि पुलिस को, इंटेलिजेंस एजेंसीज को और दूसरी जो सिक्योरिटी एजेंसियां हैं उनको पूरे तौर पर मनमानी करने का अधिकार दे दिया जाता है। लेकिन यहाँ मीडिया से जुड़े हुए सवालात हो रहे हैं। मीडिया, खासतौर से ये जो 24 घंटे वाले जितने सारे चैनल्स हैं, इज ए मीडिया इन ए बिग हरी। बहुत जल्दी में होती है ये मीडिया, वो भी वैन लगा करके जिस तरह से बातों की रिपोर्टिंग होती है, तो किसी एक वर्षन का बहुत ही क्रिटिकल वेरिफिकेशन नहीं हो पाता। नतीजा ये होता है कि जो रील आउट किया जाता है सिक्योरिटी और पुलिस एजेंसी के जरिए, उसी को सीधे सीधे यहाँ हमें चैनलों में दिखा दिया जाता है और किसी न किसी तरह से एक देश की सुरक्षा की कोई देवी है जिसको संतुष्ट करना जरूरी हो जाता है। माफ कीजिएगा, मैं ये समझना चाहता हूँ कि ये टाइम कांस्टेंट केवल है या प्रोफेशनल स्किल में प्रॉब्लम है, इरादों में गलती है, कहीं ना कहीं हमारी पूरी सोसाइटी में जो एक प्रेजुडिस का पूरा एक स्ट्रक्चर या संसार बन गया है, क्या उससे भी हमारा मीडिया जूझ रहा है या प्रभावित है? मैं ये कहना चाहता हूं कि समाज में, मैंने इसीलिए कहा कि पिछले 3 दशकों से एक तरह का प्रादुर्भाव बनाया गया है, एक मानसिकता बनाई गई है। और कई मरतबा हम मीडिया कर्मी जब होते हैं और इस तरह की बातें लाइव रिपोर्ट कर रहे होते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि उस प्रादुर्भाव को, एक जिसे नेशनलिस्ट कॉन्शियंस को किसी तरह से आपको संतुष्ट करना है, और इसीलिए वो इसी तरह की बातें आप रिपोर्ट करते हैं जिससे लगता है कि इस घटना से जुड़े हुए वाक़यों को हम ऐसे करेंगे तो बहुत अच्छी रिपोर्टिंग हो जाएगी, कोई टीआरपी हो जाएगी, कोई इस तरह की बने। तो दोनों बातें हैं, एक तो समाज का प्रादुर्भाव है और दूसरे मीडिया कर्मी बहुत जल्दी में होते हैं। लेकिन अवतंश, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जैसे भोजपुर फर्जी जो मुठभेड़ कांड है, इसमें जो शीला जी जिन 68 साल की शीला जी जिनके लोग मारे गए, अब सवाल यह है कि वो कोई मध्य प्रदेश राजस्थान में नहीं रहती हैं, बिल्कुल गाजियाबाद में रहती हैं और बिल्कुल गांव में रहती हैं, कहीं भी पहुंचा जा सकता है, किसी वक्त भी पहुंचा जा सकता है। लेकिन 20 साल के दरमियान हमने कम से कम मैंने एक भी ऐसी रिवीलिंग खबर नहीं देखी। शायद मोहम्मद आमिर भी बताएंगे क्या उनके बारे में कोई इस तरह की रिवीलिंग खबरें बीच में आई उनके रिहा होने से पहले। तो ये इन्वेस्टिगेशन कहाँ रह जाता है चैनल्स का या अखबारों का, हम ये समझना चाहते हैं कि क्यों वो उनकी खेती बिक रही थी, उनका पूरा घर बिक रहा था, शीला जी का, वो लगातार लड़ रही थी, वो प्राइम मिनिस्टर तक आती थी, वो तमाम बड़े लोगों तक पहुंचती थी, कहाँ खबर मिलती थी, कहाँ खबर जाती थी उनके बारे में? नहीं, मैं ऐसे तो नहीं बता सकता, लेकिन बिल्कुल गाजियाबाद के जो रिपोर्टर्स होंगे बिल्कुल उनके नज़र में ये बात होगी और वो फॉलो भी किए होंगे। अब चैनल के या प्रिंट का जो है मीडिया डिजिटल, आप चूंकि कह रहे हैं, संभावना जाहिर कर रहे हैं, लेकिन आमिर मैं आपसे समझना चाहता हूं, आपकी केस में जब आप हिरासत में लिए गए झूठे केस में और जब आप छोड़े गए, उस दरमियान कितनी मीडिया रिपोर्ट्स थीं जो आपके सच को सच की तरह पेश कर रही थीं? मेरा जहाँ तक अनुभव रहा है उर्मिलेश जी, हम मीडिया को एक्यूज नहीं कर रहे हैं, हम जानना चाहते हैं फैक्ट्स, अगर है तो बताइए। पूरे रूप से आपके सवाल का अगर मैं जवाब दूं तो मुझको तो दिखाई नहीं देता है कि 14 साल के दरमियान मेरे पक्ष को किसी भी रूप में दिखाया गया हो या कि मेरे फैमिली के पक्ष को। जहाँ तक मीडिया के रोल की बात होती है, जब किसी आरोपी को, सिर्फ एक मेरे केस की बात नहीं है, इस तरह के कई ऐसे केसेस हैं जो कि लंबे समय के बाद ट्रायल किया और उसको फिर अदालत ने बरी किया। इन सभी केसेस में ये देखा जाता है कि जब अरेस्टिंग की जाती है और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है तो ब्रेकिंग न्यूज़ होती हैं और कई दिन तक चलती हैं, लेकिन वही जब सर्वाइवर या विक्टिम या आरोपी बरी होकर आता है तो वो जगह मीडिया में नहीं दिखाई देती है। लेकिन जिस तरह की रिपोर्टिंग शुरुआत में दिखाई जाती है, उसका इफेक्ट सिर्फ न्यायालय में नहीं बल्कि उसकी फैमिली पर, उसकी ज़िंदगी पर, उसकी फैमिली पर भी बहुत बुरा पड़ता है। मैं सिर्फ अपनी बात रखना चाहता हूँ कि जब मीडिया की रिपोर्टिंग आई और उसके बाद मेरे जो बूढ़े माँ बाप थे, लोगों ने उनसे मिलना जुलना भी ख़त्म कर दिया, एक सोशली बाइकाट का माहौल रहा और इसी वजह से समय से पहले मेरे पिताजी का देहांत हो गया, समय से पहले ही मेरी जो है माताजी पैरालाइज होकर जो है बिस्तर पे आ गई, तो किसी भी तरह से कोई हेल्प नहीं होती, यहाँ तक कि वकील भी केस लेने को डरते हैं। लेकिन एक चीज़ और थोड़ा मैं साथ में यहाँ पर जिक्र करना चाहूँगा कि हमारे ऐसे ही आरोपों में कुछ देखा गया है कि जब कोई दूसरे समुदाय का आ जाता है, जैसे कि अजमेर बम कांड हो या फिर मालेगांव बम कांड हो, आज भी वो आरोपी जेल में है और ट्रायल चल रहा है, उसका क्या रिजल्ट आता है वो तो समय बताता है, पर उनकी रिपोर्टिंग अगर हम अब भी देखते हैं कुछ अलग शब्दों में और अलग लाइनों में कुछ अलग दिखती हैं। और जब
कुछ मुसलमान या आदिवासी इलाकों में आप जाते हैं, दलित या कमजोर या बहुत कमजोर वर्ग के लोग, जी जैसे हाँ, शीला तो जी। वहां पर कुछ अलग सी लाइंस दिखती हैं और कुछ अलग मैसेज जाता है। जेल के अंदर रहते हुए मैंने जो अनुभव किया वो मैं किसी समुदाय के ऊपर बात नहीं करता हूं, ज्यादातर मैं इस कानून व्यवस्था को एक मकड़ी की चाल की तरह देखता हूं आज के, जिसमें कमजोर, गरीब, असहाय, अशिक्षित फंस जाते हैं बनिस्बत उनके जो कि पावरफुल होते हैं, पैसे वाले होते हैं, वो आराम से निकल जाते हैं। शायद वो कोर्ट में अपना पक्ष सही से ना रख पाते हों और उनको वो सुविधाएं ना मिल पाती हों जो कि दूसरों को आराम से मिल जाती हैं। विराज कुछ कहना चाहती हैं? हाँ, आपने सही पूछा कि मीडिया क्यों अल्टरनेटिव नैरेटिव भी ना हुआ, तो एटलीस्ट जो अक्यूज्ड है उनके बैकग्राउंड पे कोई इंडिपेंडेंट रिसर्च काहे नहीं करती है। तो आमिर ने जो बात कही, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी पिछले साल उन्होंने स्टडी किया था दिल्ली में कि जो डेथ रो, जो फांसी के सजा याफ्ता मुजरिम है, उनमें से कितने 80% के करीब आदिवासी, दलित, मुस्लिम, गरीब, गुर्बत में है। हमने उस पर कार्यक्रम भी एक बार, बिल्कुल। तो मेन स्ट्रीम मीडिया अगर खुद भी अपना रिसर्च ना करे, जब इस तरह के बेहतरीन अच्छे संस्थाओं से, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली कोई छोटा मोटा संस्था है नहीं, ह्यूमन राइट्स वॉच कोई छोटा मोटा संस्था है नहीं, उनके रिसर्च को भी कहाँ रिपोर्ट करती है। एक तो जो अपना खुद का जो पूर्वाग्रह है, प्रेजुडिस है, नेशनल सिक्योरिटी के साथ फॉल्स बाइनरी बना के लोगों को बोलना कि आप अपना सिविल लिबर्टीज छोड़ दीजिए, आप अपने ह्यूमन राइट्स छोड़ दीजिए। अभी उर्मिलेश जी, पिछले 15 दिन में एक बहुत बड़ा मुद्दा हुआ है जिसपे कोई भी रिपोर्टिंग नहीं है। हमारा जो मानव अधिकार कमीशन है उसको जिनीवा में जो विश्व स्तरीय मानव अधिकार कमीशन ने खारिज कर दिया है। क्यों? क्योंकि उसमें रिटायर्ड जजेस और ब्यूरोक्रेट्स बैठे हुए हैं, उसको काटने की आज़ादी नहीं है, पेपर टाइगर है। ये कोई छोटी स्टोरी है? हमारी मानव अधिकार कमीशन, जहां पे हमारी पुलिस रोग बन चुकी है, हमारी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी रोग बन चुकी है, उनके खिलाफ लड़ाई में एक फ्रंटियर है मानव अधिकार कमीशन, दूसरा फ्रंटियर है जर्नलिज्म। अगर एक फ्रंटियर को नकारा जाता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे और उस पर कोई रिपोर्टिंग ना हो, तो मुझे लगता है न्यूज़ रूम का खुद का एजेंडा, सरमाएदारों का एजेंडा और ये जो मॉर्फ कर जाना, जहाँ पे पावर इलीट, पॉलिटिक्स, कॉर्पोरेट मालिक और सिक्योरिटी, ये चारों जब मॉर्फ कर जाते हैं तो एक भयावह स्थिति होती है एक अत्यंत विषम समाज के लिए जो भारत जैसे देश में। रिजवान साहब, ये पहलू जरूर है कि जैसे दुनिया की जो विकसित डेमोक्रेसीज हैं वहाँ अगर इस तरह की एक साधारण घटना भी घट जाती है जिसमें 2 साल भी अगर कोई बेवजह अगर हिरासत में रह गया, 3 साल भी रह गया, तो बहुत बड़ा मुआवजा भी हो सकता है उसको देना पड़े स्टेट को। और यही नहीं, जो जिम्मेदार लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई भी हो जाती है। अनेक ऐसे उदाहरण मैं आपको दे सकता हूं, आप स्वयं पढ़े होंगे, हमसे ज़्यादा आप जानते हैं। लेकिन मैं ये समझना चाहता हूं कि भारत जैसे मुल्क में जो वाकई अपने को कहता है कि विश्व की हम महानतम डेमोक्रेसी हम भी हैं और हैं, बहुत बड़ी डेमोक्रेसी हैं, इसमें कोई दो राय नहीं पॉपुलेशन के हिसाब से, लेकिन हमारा ये कहना है कि हमारे यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है, जो जिसको चाहे उसको जितने साल तक रखे। अब इसमें तो 4 आदमी को उम्र कैद की सज़ा हो गई है, बहुत बड़ी घटना है। लेकिन जो आतंक के मामले में, अब सीरियल ब्लास्ट में आपने पकड़ा कश्मीरी एक लड़के को जो क्लास 8 तक किया था कश्मीर यूनिवर्सिटी में, सारे डॉक्यूमेंट मौजूद हैं, सारे प्रोफेसर दे रहे हैं, आप मानने को तैयार नहीं है। आप लगातार 11 साल उसको टॉर्चर किए जा रहे हैं, क्या क्या नहीं कर रहे हैं, लेकिन उसमें कहीं से कोई फैसला नहीं होता है कि जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई। तो जो प्रेजुडिसेस हैं, जो पूर्वाग्रह हैं, वो तो बरकरार रहता है समाज में। हर किसी को आतंकवादी कहा जा सकता है। वैसा उर्मिलेश जी के प्रोफेशनलिज्म की जब कमी होती है तो हम ज़्यादा से ज़्यादा पॉलिटिकल हो जाते हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि जितना ज़्यादा पॉलिटिकल होंगे हमारे प्रमोशन में, एक उसकी जो है ना क्रेडिबिलिटी में, इस सब में कुछ 4 चांद लगेंगे। आपको एक छोटी सी मिसाल देना चाहता हूँ। 2007 में ऑस्ट्रेलिया में एक भारतीय डॉक्टर हनीफ, उसको वहाँ की पुलिस ने अरेस्ट कर लिया था इस बात पे, शक पे कि उसका सिम ग्लासगो यानी इंग्लैंड में कोई ब्लास्ट होने की संभावना थी, उसकी पूरी कॉन्स्पिरेसी थी। उस डॉक्टर को अरेस्ट कर लिया गया। अब पूरा हंगामा हुआ कि देखिए साहब ऐसे हुआ। डॉक्टर मनमोहन सिंह उस भारत के प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्हें नींद नहीं आई, तो मीडिया के लोगों ने हमला कर दिया डॉक्टर मनमोहन सिंह के ऊपर कि ये कैसे प्रधानमंत्री हैं जो एक आतंकवादी के अरेस्ट हो जाने पर इनकी नींद उड़ जाती है, और भारत के इतने तमाम सारे लोगों के साथ दिक्कतें हैं, उसके लिए इनकी नींद बची भी रहती है। ये बहुत अफसोस की बात है। और ये मीडिया की बात जब कह रहा हूँ उर्मिलेश जी, मैं प्रिंट मीडिया की बात कर रहा हूँ, मैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बात कर रहा हूँ, बात कर रहे हैं। उसी डॉक्टर हनीफ को
एक विदेशी सरकार ने, बिकॉज ऑस्ट्रेलिया का वो नागरिक नहीं, वो भारत का नागरिक है, उसने चंद महीनों के अंदर यह साबित कर दिया, वहीं की एजेंसियों ने, कि इस आदमी का उस आतंकवादी संभावित घटना से कोई लेना देना नहीं था। कितने दिनों बाद? चंद महीनों के अंदर अंदर। ये इसीलिए मैंने आपसे कहा कि जो प्रोफेशनलिज्म की जब कमी होती है तो हमारी पुलिस और सिक्योरिटी एजेंसियां पॉलिटिकल ज़्यादा हो जाती है, और उन्हें लगता है कि अभी राष्ट्र की सुरक्षा के नाम पर हम, बीरज ने एक बड़ा अच्छा शब्द इस्तेमाल किया अंग्रेजी का, एक बच्चा हिंदी रूपांतरण आप दे पाएंगे, इम्यूनिटी एंड इम्प्यूनिटी। ये जो दो शब्द है, मुझे ऐसा लगता है कि हमारे स्टैट्यूट बुक के अंदर इम्प्यूनिटी और इम्यूनिटी एक अच्छा रूपांतरण जरूर दे दीजिएगा। लेकिन मैं ये खत्म होना चाहिए। लेकिन मैं ये समझना चाहता हूं कि क्या आपको लगता है कि कोई अपने विधान में, अपने कानून में, अपने न्याय दंड व्यवस्था में क्या इस तरह की कोई तब्दीली लाई जानी चाहिए जिससे कि जांच करने वाली एजेंसियों पर, पुलिस पर, स्टेट के और जो दूसरे अंग इसमें इन्वॉल्व हैं उन पर कोई बाध्यता हो कानूनी कि वो अगर ऐसा करते हैं तो वो जिम्मेदार ठहराए जाएंगे? पिछले 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी के प्रति श्रद्धांजलि देने के लिए मैं कॉन्स्टिट्यूशन क्लब गया जी, जहां जस्टिस शाह की अध्यक्षता में एक ट्राइब्यूनल चल रहा था, जहां आमिर जैसे बहुत सारे ऐसे व्यक्ति आए थे जिनको कई साल तक जेल के अंदर रखा गया और कोर्ट ने बरी किया। तो एक लेवल पर कोर्ट के प्रति सम्मान बढ़ता है, समय लगाता है कोर्ट, लेकिन जस्टिस डिलीवर करता है। जिन कश्मीरियों की आप बात कर रहे हैं, इनको भी रिहाई कोर्ट की तरफ से मिली है और सम्मान बढ़ता है, लेकिन जो समय लगता है उससे वो ज्यादा तकलीफ है। और इसलिए जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है उसके अंदर बहुत तब्दीलियां लाने की जरूरत है, नंबर 1। नंबर 2, अब लगातार ये लोग सवाल उठा रहे हैं, 12 साल ये जो जेल में बिना किसी कसूर के रह के आए, और अब ऐसे बहुत सारे लोग। नहीं, रिकमेंडेशन कब का पड़ा हुआ है कि जांच करने की एजेंसी अलग हो, कानून व्यवस्था की रखवाली करने की एजेंसी अलग हो। दोषी अगर नहीं है, दोषी साबित नहीं हुआ है तो उसका कॉम्पनसेशन भी उसको मिलना चाहिए जी। और डॉक्टर हनीफ भारतीय नागरिक, ऑस्ट्रेलिया में इसका कॉम्पनसेशन भी मिला है। लेकिन मैं संस्थाएं मौजूद हैं, हम उसका व्यवस्था का हिस्सा कैसे बनाते हैं ये हम पर निर्भर करता है। औतंश, लेकिन बात यह है कि अगर मैं अगर रिजवान साहब का उदाहरण मैं लूं और आपसे पूछूं कि अगर हनीफ यहां होते तो ये तो कह रहे हैं कुछ ही महीनों के अंदर सब कुछ हो गया, यस हम सब जानते हैं, वो कितने साल यहां रहते जेल में और मीडिया उनके बारे में क्या क्या रिपोर्ट कर रहा होता हमारा, और फिर अंततः क्या उनका होता, ये तो हम कल्पना ही केवल कर सकते हैं। लेकिन क्या आपको लगता है कि हमारे कानून व्यवस्था की रखवाली करने वाली संस्थाओं में जो हमारी दंड प्रक्रिया है, न्याय दंड विधान है, उसमें तब्दीली की बात करने वाले मानवाधिकार कार्यकर्ता, न्यायविद, बहुत सारे लोग हैं, मीडिया में चेंजेस लाने की बात करने वाले, मीडिया के सोच में, ट्रीटमेंट में, प्रोफेशनलिज्म में तब्दीली करने की बात कितने न्यूज़ रूम में उठती है? ये बात तो उमरेश जी वहीं से शुरू हो जाती है जब 2005 और 4 के आसपास टीवी मीडिया कायदे से इस देश में आया था जी, और तब सारे एडिटर्स कहते थे कि अभी शैशवा अवस्था में है, अभी बच्चे हैं, अभी कुछ देर पहले भी बात हो रही थी, 20-25 साल हो गए जी बिल्कुल, और अब तो हम किशोर हो ही गए हैं ना इस हिसाब से। तो और सबसे अधिक चैनल है दुनिया में, भारत में, भारत उन देशों में है जहां सर्वाधिक चैनल हैं जी। तो अब आप लोग को चाहिए, अब जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं या जो सेल्फ रेगुलेशन की बात करते हैं, उन लोगों को चाहिए कि ये जो प्रॉब्लम्स जो सोसाइटी के अंदर है, जो व्यवस्था के अंदर है, उसी का पार्ट मीडिया भी है। तो वो मीडिया में भी वो अक्स दिख रहा है, तो इसको ट्रेंड करने के लिए, इसको प्रोफेशनल बनाने के लिए, सही बनाने के लिए जो गाइडलाइंस की ज़रूरत है, जो सेल्फ रेगुलेशन से नहीं हो रहा है, उसको दुरुस्त करें। जहाँ तक क्राइम रिपोर्टर्स की बात है तो वो मैंने आपको पहले कह दिया, लेकिन मीडिया क्या खबर दिखा रहा है, कैसे कर, मतलब प्रिंट और टीवी सबको मतलब मिला करके आप बात करें, तो वहाँ पे तो सिर्फ रेगुलेशंस की मतलब ज़रूरत अब नहीं है। अब वहाँ तो ज़रूरी है कि कोई इस तरह का मैकेनिज्म बने जो बताए, जो तय करे कि मुजरिम और मुलजिम में फ़र्क है। जी आमिर कुछ कहना मैं कुछ कहना चाह रहा था कि अभी पिछले हफ्ते ही माननीय न्यायालय सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस साहब ने इसके ऊपर कुछ रोशनी डाली है और ये सलाह दी है कि हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं। मीडिया ट्रायल के जो दुरुपयोग होते हैं या मीडिया ट्रायल के जो असर पड़ते हैं केस पर हों या फिर किसी भी रूप में हों, तो उसको कुछ रूल रेगुलेशन में लाएं। तो ये एक स्वागत कदम है, लेकिन इसको मेरे ख्याल से क्योंकि एक बहुत जिम्मेदाराना काम होता है और उसके ऊपर मीडिया एक स्तंभ है हमारे डेमोक्रेटिक। मीडिया ट्रायल का असर जुडिशरी पे कहाँ पड़ता है, किस केस में? हमें तो हर आप भोजपुर वाला देख लीजिए, उसमें तो केस में मतलब देखिए मीडिया ट्रायल
पे सोसाइटी का पे असर पड़ सकता है, तुरंत परसेप्शन कुछ बन जाता है मीडिया ट्रायल से, मीडिया में खबरें आने से, लेकिन जुडिशरी पे असर कहाँ पड़ रहा है? आपका और अच्छी बात अनुभव है ये तो। आपका अनुभव शायद रहा होगा ये, लेकिन मेरा अनुभव कुछ अलग रहा है और उसको मैंने अपनी किताब में भी और मनीषा सेठी ने भी अपनी किताब में लिखा है। मैं अपने केस के उदाहरण कहता हूँ कि जब मेरे केसेस लगाए गए थे, मेरे ऊपर 1.5-2 दर्जन केसेस लगाए गए थे, तो कई बार ऐसा हुआ कि डिसीजन पर था मेरा केस और कहीं बाहर ब्लास्ट हो जाता है, तो जज साहब ने उसको रोक दिया और काफ़ी महीने के बाद डिसीजन दिया और बरी किया। लेकिन फिलहाल ये गतिरोध तो आया, कुछ तो माइंड में था शायद नहीं, और यही नहीं, कई ऐसे भी उदाहरण हैं जब बाकायदे जजमेंट में यह मेंशन किया गया कि राष्ट्र या समाज की सामूहिक कलेक्टिव कॉन्शियंस के लिए हम ये कर रहे हैं। आई मीन ये सब बातें आ चुकी हैं, इस पर डिस्कोर्स लंबा, ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ बहस नहीं होती है, बहुत सारी सार्थक बातें मिस कर जाते हैं, बहुत सारे गलत ढंग से बातें होती हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि चर्चा नहीं होती। बिल्कुल विराज कुछ कहना चाहते हैं? हाँ, तो एक तो अवतांश जी का जो बात है कि खाली जुडिशियरी को इन्फ्लुएंस करना मीडिया ट्रायल का दोष नहीं है। आपने जो बोला कि 830 24/7 न्यूज़ चैनल्स और 28,000 रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर विश्व की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी में, समय कम है। तो यहाँ पे एक विक्टिम जो गलती से रोग स्टेट की वजह से अंदर गया है, उसके फैमिली को कैसे टारगेट किया जाता है, उसकी पूरी लाइफ कैसे बर्बाद होती है, वो भी मीडिया ट्रायल है। एक बिल्कुल 2 लाइन में हम समझना चाहते हैं, 3 लाइन में, कि जो आमिर बात कर रहे हैं या रिजवान साहब ने बात की, आपने की, कि भाई एक समाज में इस तरह की चीज़ों की रिपोर्ट जब छपती है अखबारों में, टेलीविज़न में जब दिखाया जाता है, तो उस व्यक्ति के बारे में, उसके परिवार के बारे में, उसके समाज के बारे में, यहाँ तक कि उसकी पूरी कम्युनिटी के बारे में एक पूर्वाग्रह बन जाता है पूरे समाज में। और निर्दोष लोग, बिल्कुल आम नागरिक भी उन पूर्वाग्रहों के वाहक बन जाते हैं। ये जो चीज़ है, इसको कैसे टैकल करना चाहिए मीडिया को, और क्या मीडिया ये अपने गुनाह को समझना चाहिए कि वो कितना गुनाह कर सकता है छोटी छोटी गलतियों करके? छोटी सी गलतियां कितनी बड़ी गुनाह का कारण बन सकती हैं, इसको कैसे टैकल करें? तो मुझे नहीं लगता भारतीय मीडिया में या तो वो उदार दिल है या फिर वो मैच्योरिटी है कि वो अपनी ये गलतियों को कभी या मानेगा या माफ़ी मांगेगा। पहला चीज़ है। रिजवान साहब, इसी सवाल का जवाब मैं आपसे चाहता मैं ये थी कि मीडिया की तो जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। कहना है कि संभव नहीं है, लगता है अभी नहीं संभव है, ऐसा नहीं है। देखिए, बहुत सारे मीडिया के लोगों ने सेल्फ रेगुलेटरी मैकेनिज्म रखा है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मीडिया कर्मी भी समाज के ही लोग हैं जी। एक पूरा जब माहौल बन जाता है, कुछ समुदाय के विषय के बारे में, व्यक्ति के बारे में जब प्रादुर्भाव पैदा हो जाता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि लगातार मीडिया के अंदर एक ब्रेन स्टॉर्मिंग कैसे सेशंस होने चाहिए, जिसमें समाजशास्त्री, राजनीतिक विशेषज्ञ, दूसरे तमाम सारे लोगों बुला के लगा के हर हफ्ते, हर महीने का एक ओरिएंटेशन कैंपेन रखना चाहिए कि समाज में चल क्या रहा और हमें कितनी सजगता बरतनी पड़ेगी। हमारा समय खत्म हो रहा है, एक लाइन में अगर कुछ कहना चाहते हैं। सिर्फ संक्षिप्त में मैं कहना चाहूँगा कि प्रोफेसर रिजवान साहब ने एक बहुत अच्छी बात कही, जिसके ऊपर शायद अलग से एक प्रोग्राम करने की जरूरत है। जो लोग निर्दोष होकर रिहा हो जाते हैं, आगे क्या? पास्ट हम भूलना चाहते हैं, अच्छे जिंदगी नई शुरुआत करना चाहते हैं, लेकिन कंपनसेशन का कोई रूल रेगुलेशन नहीं है। मुझे लगता है संक्षिप्त समय में, कम समय में भी आप लोगों ने अपनी बात शिद्दत के साथ कही है। अपने देश में इन दिनों राष्ट्रवाद और अति सुरक्षा की संकरी सोच के दबाव ने हमारे सुरक्षा तंत्र ही नहीं, न्याय तंत्र को भी कहीं ना कहीं प्रभावित किया है। सवाल है अपने तंत्र के अतिशय संकुचित होते जाने या समाज के किसी दबाव में आकर नतीजे निकालने से समाज और व्यवस्था के सुरक्षा की गारंटी की जा सकेगी, या जांच और न्याय तंत्र के पूरी तरह वस्तुगत और पूर्वाग्रह मुक्त होने से की जा सकेगी? ये एक सवाल है। समाज की छोड़िए, मीडिया में भी यह विमर्श आज सिरे से गायब दिखता है। अगर यह यदा कदा झलकता है तो अंग्रेजी में लिखने वाले कुछ स्तंभकारों, कुछ बेहद संजीदा न्यायविदों और देश के लाखों मानवाधिकार कार्यकर्ताओं की कोशिशों में क्या मीडिया इन सवालों पर वाकई संजीदा होगा? इसी सवाल के साथ आज के मीडिया मंथन का समापन करते हैं। नमस्कार, देखते रहिए राज्यसभा टेलीविज़न।